जो इंड्यूस हो रहा है उसके बारे में बात करें तो करंट दो टाइप का, एक डीसी करंट और एक एसी करंट, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। तो यही से क्लियर है, डायरेक्ट मतलब वो करंट अगर उसका डायरेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में है, हमेशा सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस इंड्यूस हो रहा है, पर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उस करंट को बोलेंगे हम लोग डीसी करंट या फिर डायरेक्ट करंट। याद रहेगा, डीसी करंट या फिर डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट किस चीज से हो सकता है? डायरेक्ट करंट का सोर्स हो सकता है एक सेल या बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है बैटरी या डीसी जनरेटर। ये सब से कौन सा करंट निकलेगा? डायरेक्ट करंट। जनरली डायरेक्ट करंट नहीं मारता है ना, ऐसे छूने पे जो करंट मारता है वो जनरली कौन सा करंट रहता है? एसी करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मतलब ये सब करंट मारता है, तो ये सब एसी करंट है। बैटरी को छूने पर, बैटरी के तार से बॉल चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सब छूने पे करंट क्या होता है कि नहीं मारता है। और अल्टरनेटिंग करंट क्या कि वैसा करंट जो पर साइकिल माने हर एक साइकिल पे आप क्या करता है कि अपना डायरेक्शन चेंज करता है ना, एक बार इस डायरेक्शन में फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है। एक बार इस डायरेक्शन में फिर इस, अब अल्टरनेट किया ना, अब इस डायरेक्शन में फिर अल्टरनेट किया फिर इस डायरेक्शन में, इस करंट को बोलते हैं हम लोग एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट। और एसी करंट का सोर्स क्या होगा? एसी जनरेटर। समझ में आ रहा है? तो जहाँ जितना भी पावर पॉइंट है, मतलब जितना भी पावर प्लांट है, जो जहाँ कहीं से भी डैम वगैरह से हम लोग के घर पे करंट आता है, तो वहां सबसे कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है? एसी करंट। इसलिए जो हम लोग के डोमेस्टिक वायरिंग, जो हम लोग घर में जो करंट आता है, वो सब कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट। और ये करंट से शॉक लगता है। देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि करंट प्रोड्यूस तब होगा जब चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज रुका रहेगा तो करंट लगेगा क्या? करंट कंडक्टर में नहीं होगा। कब होगा? जब चार्ज फ्लो करेगा। तो डायरेक्ट करंट में वायर के लूमेन मतलब इंटरनल रीजन में, मतलब सेंट्रल रीजन में क्या करता है? ऊपर का चार्ज ना, सेंट्रल रीजन में करंट फ्लो करता है। ये छुएंगे तो ऊपर का तो चार्ज स्टैटिक है, रुका हुआ है, अंदर का चार्ज क्या हो रहा है कि फ्लो कर रहा है, इसलिए उसको छूने पर करंट, चार्ज फ्लो होता है उसमें भी, लेकिन अंदर का चार्ज फ्लो करता है, इसलिए करंट हम लोगों को नहीं मारता है। और एसी करंट में क्या होता है? उसमें सेंट्रल चार्ज रुका रहेगा, और जो सरफेस का चार्ज है, पेरिफेरल रीजन का चार्ज है, तो सरफेस का चार्ज क्या करता है कि फ्लो करता है। और जब सरफेस का चार्ज फ्लो करेगा तो छुएंगे तो ऊपर का चार्ज तो फ्लो करेगा, छुएंगे तो करंट मार देगा। तो सरफेस का चार्ज फ्लो करता है, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट में झटका लगता है। इतना बात अभी लिख लिया जाए। डीसी एंड एसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। पहले डायरेक्ट करंट के बारे में बात करेंगे। इफ द चार्ज फ्लो इन कंडक्टर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, अगर कोई कंडक्टर में चार्ज हमेशा सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे एगो डीसी सोर्स अगर ले लें, अब ये सोर्स से करंट अगर किसी रेसिस्टर में जा रहा है, तो हम पहले देख रहे थे इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, बाद में भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही करंट रह रहा है कि नहीं रह रहा है? नहीं। तो इसके अंदर में जो करंट है, इस करंट को कौन सा करंट बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। ठीक है। सोर्स ऑफ डीसी करंट, देखो डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या क्या है? कोई सेल हो गया या बैटरी हो गया, वो सब जो यूज होता है, और डीसी जनरेटर हो गया, ये सब सोर्स से कौन सा करंट जनरेट होता है? डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। डीसी करंट में चार्जेस फ्लो इन इंटरनल मतलब सेंट्रल रीजन ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के मतलब ऊपर वाला पार्ट हो गया कंडक्टर का, तो भीतर वाला मतलब सेंट्रल रीजन में क्या होता है कि मैंने भीतर भीतर चार्ज क्या करता है कि फ्लो करता है, इसलिए ऊपर से छूने पे करंट हम लोगों को नहीं लगता है जनरली। कौन सा करंट में? डीसी करंट में। तो हमेशा देखो एक ही डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा एक ही डायरेक्शन में है, नीचे नहीं आ रहा है, मतलब अल्टरनेट नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो कौन सा करंट हो गया? डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंजेस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर
करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मान लो शुरू में देखें, ये कोई हमारे पास एसी सोर्स हो गया। अब इससे देखें हम कि कोई भी रेसिस्टर में एक टाइम पर करंट इस डायरेक्शन में है, और थोड़ा देर बाद देखें कि इसी में करंट अब होने लगा है इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना? कुछ एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करंट इस डायरेक्शन में है, थोड़ा देर बाद इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। नहीं तो एक ही रेसिस्टर में कुछ टाइम के लिए इधर, फिर कुछ टाइम के लिए इधर, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए उधर। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करंट क्या कर रहा है? अल्टरनेट कर रहा है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये करंट को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज changes at regular interval of time, then the current in the conductor will be said as AC current. डायरेक्शन अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज करता है, इस करंट को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। एसी करंट का सोर्स एसी जनरेटर, ठीक है, वो जो जनरेटर चलता है पंडाल वंडाल में देखा है सब, टेंट वेंट में, वो सब कौन जनरेटर आता है? एसी जनरेटर, ठीक है। In AC current, charges flow on the surface. AC करंट में ये जो सरफेस वाला चार्ज है, सरफेस वाला चार्ज ये फ्लो करता है। पेरिफेरल मतलब सरफेस वाला जो चार्ज है वो चार्ज छुएंगे तो चार्ज फ्लो करेगा, छुएंगे तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा। इसीलिए एसी करंट को मतलब अगर कंडक्टर में एसी करंट है तो छूने पे शॉक लगता है, झटका लगता है, क्योंकि पेरिफेरल रीजन में जो चार्ज रहता है वो फ्लो करता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, एक बार इस डायरेक्शन में गया तो उसके लिए हम इधर ऐसे कर दिए, और फिर जीरो हुआ, फिर इस डायरेक्शन में आएगा, तब उल्टा डायरेक्शन जा रहा है ना, तो निगेटिव में भेज दिए। उसका साइकिल कुछ ऐसे बनता है ना, वेव फॉर्म में उसका ग्राफ बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसी करंट का कि एक साइकिल में एसी करंट 2 बार जीरो होता है। और मान लो कि यहाँ से शुरू हुआ, एक बार यहाँ पे जीरो हुआ, फिर एक बार यहाँ पे जीरो हुआ। अगर जीरो से शुरू हुआ तो यहाँ एक बार जीरो से तो शुरू होबे किया है, यहाँ पे जीरो हुआ, थोड़ा सा पहले मार देंगे। और मान लो कि पहले से और हम ऑलरेडी इमेजिन करें कि कुछ करंट से ही शुरू हुआ, तो अब यहाँ से फिर इस पोजीशन तक पहुंचते देखो, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है और फिर थोड़ा सा ऊपर, इस पोजीशन तक पहुंचते एक साइकिल हो गया। ये समझ में आया? जहां से शुरू हुआ फिर वहीं पहुंच गया यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक साइकिल बोल रहे हैं तो बीच में कितना बार जीरो हो रहा है? एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 2 बार हुआ कि नहीं हुआ? तो इन एसी करंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स जीरो ट्वाइस इन वन साइकिल। एक साइकिल में कितना बार जीरो होता है? 2 बार। अगर हम क्वेश्चन पूछे तुम लोग से कि अगर 40 साइकिल में जीरो कई बार होगा? 80 बार। या अगर हम तुम लोग से ऐसे पूछें करंट का वैल्यू 70 बार जीरो हो रहा है तो कई साइकिल करंट चला है? 35 बार। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, एसी करंट एक साइकिल में 2 बार जीरो होता है। तो एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर डीसी करंट हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर डीसी करंट के ऊपर एसी करंट का क्या एडवांटेज हम लोगों को है। वैसे घर में जो कोई भी करंट, वो सप्लाई में जो बिजली आता है, जो करंट आता है, तो घर में जो सप्लाई वाला करंट कौन करंट होता है? एसी के डीसी? एसी करंट। अगर बैटरी से डायरेक्ट तार जुड़ा हुआ है बल्ब में, तो बैटरी से डायरेक्ट करंट कौन सा निकलेगा? डीसी करंट ना। टॉर्च में बैटरी लगता है, वहां से ऑन किए, बल्ब जल गया, तो कौन सा करंट पे बल्ब जल रहा है? बैटरी लगा हुआ है ना, तो कौन सा करंट पे? डीसी करंट पे बल्ब जल रहा है। नहीं, वो जो लैंप का आविष्कार किए थे एडिसन, इलेक्ट्रिक लैंप, समझ में रहा है? तो वो कौन सा लैंप था? डीसी। एसी का सबसे पहले वो बात टेस्ला लेकर आए, भाई करंट अल्टरनेटिंग हो सकता है जिसका इफेक्ट एसी से ज्यादा होगा। ये बात समझ आ रहा है? तो अब हम पढ़ते हैं वही कि एसी करंट का एडवांटेज क्या है ओवर डीसी करंट। देखो, सबसे प्रायोरिटी, सबसे मेन एडवांटेज ये है एसी करंट का कि इजीली एसी करंट का वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है। आसानी से अगर मन करे बढ़ाना है तो एसी करंट का वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है, घटाना है तो एसी करंट का वोल्टेज घटाया जा सकता है। तो उसका बहुत फायदा है। देखो, हम फायदा कैसे दिखाते हैं। जैसे मान लो कि अगर किसी सोर्स से जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इससे मान लो नॉर्मल हम लोग यहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? थर्मल पावर प्लांट से, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, कहीं डैम है तो वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब इतना तो पता है, तार में करंट जाता है तो कितनों बेस्ट कंडक्टर लगाएंगे तो कम या ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, और वो रेसिस्टेंस के चलते क्या होगा?
पावर लॉस होगा। जब करंट जाएगा वायर में तो पावर लॉस होगा कि नहीं होगा? गारंटी है। करंट ट्रेवल कर रहा है तो पावर का लॉस होगा, ये बात 100% श्योर है, कम या ज्यादा। अब कहाँ डैम रहता है और कहाँ हम लोग के पास, समझ में आ रहा है ना, हम लोग के पास वो वाल्मीकि नगर डैम से क्या होता है कि वहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वाल्मीकि नगर आदमी घूमने जाता है तो बीच में डैम मिलता है, वो पुल पर से होते हुए आदमी जाता है, तो वहां से प्रोड्यूस हुआ चीज अगर यहाँ पे आ रहा है, समझ रहे ना, बीच में कई 100 किलोमीटर का डिफरेंस भी हो सकता है ना, तो उतना दूर चल के ना है, तो अगर मान लो कि पावर लॉस होते 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 उतना दूर से अगर यहाँ पे आए तो वहां पे जितना पावर रहेगा यहाँ पे आते तो बहुत कम पावर हो जाएगा। तो घर में वहां से चला कितना ज्यादा पावर का करंट, और यहाँ पे आते तो उसका पावर हो गया बहुत ही डिम, बहुत ही कम, तो बिना मतलब का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये पावर लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है किस चीज से? अल्टरनेटिंग करंट से। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब देखो इस वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने से क्या फायदा है, पर ये देखो कि कैसे फायदा है। डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है, बहुत ही आसानी से डीसी करंट का वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। और अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब इससे क्या फायदा है वो बात हम बता रहे हैं। वैसे हम लोग पढ़े हैं लोग कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये बात समझ में आ रहा है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, होता है कि नहीं होता है? तो अब अगर हम लोग को पावर लॉस को मिनिमाइज करना है तो एक उपाय है कि पहले क्या उपाय है कि रेसिस्टेंस को कम करना, और दूसरा उपाय कि करंट को कम करना। यह दो हो सकता है, या तो रेसिस्टेंस को कम करें या तो करंट को कम करें। चलो रेसिस्टेंस पर पहले बात करते हैं। हम लोग पढ़े हैं लोग, रेसिस्टेंस को अगर कम करना है तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है माने मटेरियल का नेचर, लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो तीनों पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात कि अगर जितना ही बेस्ट क्वालिटी का अगर हम कंडक्टर लगाएंगे, वायर लगाएंगे, पैसा उतना ज्यादा रहेगा। सिल्वर तो लगा नहीं सकते हैं, फिर भी अपना जान से बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कंपनी मेटल लगाता है, एल्युमिनियम बहुत बढ़िया है, ठीक है, समझ में रखना रहा है। लेकिन फिर भी चलो एल्युमिनियम तो लगा दे रहा है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। अब तो ये फैक्टर पॉसिबल, अब एल्युमिनियम को काट के वहां पे सिल्वर तो नहीं लगाया जा सकता है ना, तार काट के लोग घर पे लेके चल जाएगा, किसी के अंदर में लालच आ सकता है, समझ में रखना रहा है। चल अब अगर लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ को कम किया जा सकता है क्या? इतना तो गारंटी कि डैम से आना है बिजली हमारे घर तक, तो डिस्टेंस को कम किया जा सकता है क्या? डिस्टेंस को कम किया नहीं जा सकता है। और अगर एरिया के बारे में बात करें तो एरिया अगर बढ़ाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो तार मोटा होगा, जितना तार मोटा होगा मटेरियल उतना ही ज्यादा होगा। शुरू में तो थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद में हल्का सा रेडियस बढ़ेगा ना, तो उतना चारों तरफ से ना बढ़ेगा, तो सीधे दुगुना तीनगुना चौगुना पांचगुना इतना ज्यादा मटेरियल क्या होगा कि बढ़ेगा। तो ये भी पॉसिबल, एरिया को ज्यादा करना ये भी पॉसिबल। ये नीचे है ना, एरिया ज्यादा करेंगे, इनवर्सली है, एरिया नीचे है ना, तो एरिया ज्यादा करेंगे तो इसका वैल्यू होगा कम, तब ना रेजिस्टेंस होगा कम। लेंथ को कम कर नहीं सकते हैं, मटेरियल्स भी कॉस्ट इफेक्टिव है, और एरिया को भी बढ़ाएंगे तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव है। एक दो तार है, तनका मन का डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अपना से आदमी रेजिस्टेंस को कम नहीं कर सकता है, क्योंकि तीनों क्राइटेरिया को अगर हम फॉलो कर रहे हैं रेजिस्टेंस को कम करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब अगर करंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखो पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। देखो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? पावर। तो यह हम इसमें और इसमें, तो पावर को अगर इधर भेजें तो करंट इज इक्वल टू क्या है? पावर बटा वी, पी बाई वी आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? मतलब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट पावर हो रहा है, पावर के लॉस को मिनिमाइज करना है। तो अब अगर हम इसको कम करने का मतलब क्या हो, ध्यान से बात समझो, V इंटू आई क्या है? पावर। तो इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करने को कुछ आ रहा है, तो इसको कम कब होगा? जब ई ज्यादा होगा, एक ओर से कम होगा एक ओर से ज्यादा होगा, तब ना दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा कि सेम आएगा, पावर रहेगा।
दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा कि सेम रहेगा। तो उसके लिए वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, हमको ज्यादा करना पड़ेगा। मान लो कि अगर 12 इज इक्वल टू है कितना, मान लो कि 2 × 6 है, ठीक है। हमको प्रोडक्ट तो चाहिए 12 ही, प्रोडक्ट क्या चाहिए 12। करंट को हमको कम करना है, यही करना है ना। तो अगर हमको इसको कम करना है तो 6 के बदले में मान लो कि यहाँ पे 3 कर देंगे। तो अब यहाँ पे जहाँ पे 2 है तो इस 2 के जगह पे 4 करेंगे, तब ना फिर दोनों का प्रोडक्ट उतना ही रहेगा। तो इसको कम करेंगे तो इसको ज्यादा करेंगे, तब ना फिर ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, कितना ही रहे। ऐसे भी यहाँ पे देखो, अगर हम I इज इक्वल टू P/V लिख रहे हैं, माने करेंट होगा कम कब, जब E होगा ज्यादा। तब नीचे में है तो इसका E इनवर्सली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पावर के रिलेशन अगर हम देख रहे हैं तो वोल्टेज होगा ज्यादा तब। अब वोल्टेज ज्यादा किस में होता है, वोल्टेज को ज्यादा या कम किस में किया जा सकता है, एसी करंट में कि डीसी करंट में, एसी करंट में। अब बात समझ रहा है। तो अगर डीसी करंट रहता तो वोल्टेज को तो ज्यादा या कम नहीं कर सकते, तो वोल्टेज रहता उतना ही तो करंट वो रहता उतना ही। और जब करंट रहता उतना ही और रेजिस्टेंस को तो कम ज्यादा कर नहीं सकते हैं, हम तीनों पर बात किए हैं, तो इससे कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर पावर का लॉस रहता उतना ही। लेकिन वहीं अगर एसी करंट रहेगा तो वोल्टेज को जितना मन करे बढ़ा के कर देंगे, और जब वोल्टेज होगा बहुत ज्यादा तो करंट होगा बहुत बहुत कम। और जब कम करंट जाएगा तो I × R का वैल्यू होगा कम। I बहुत बहुत कम हो गया, तो अब I² × R करेंगे तो कम हो जाएगा ना, प्रोडक्ट निकालना है तो कम हो जाएगा। और जब एक कम हो जाएगा तो पावर का वैल्यू भी हो जाएगा कम। मतलब एक जगह से दूसरी जगह करंट जाएगा तो उसके प्रोपेगेशन में पावर का लॉस बहुत बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब बहुत बहुत कम पावर का लॉस होगा, बहुत बहुत पावर का लॉस क्या हो जाएगा कि मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये हो किस में रहा है, एसी करंट में कि डीसी करंट में। अगर उतना ज्यादा पावर का अगर डीसी करंट उस जगह से यहाँ पे आए तो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, मैंने यहाँ से हमारे घर तक जाए तो बीच में सब पावर खत्म हो जाएगा, मेरे घर तक बत्ती डिम नहीं जलेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन एसी करंट तो कितना दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता है, लेकिन कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो किया जाता है ध्यान से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। चलो मान लो कि कितना भी वोल्ट पे है, हम एक बात कर रहे हैं ध्यान से। अब वहां पे ट्रांसफार्मर से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बहुत बढ़ा देते हैं, तब वोल्टेज हो जाएगा बहुत बहुत। लोग नहीं बोलता कि तार जा रहा है खेतों में बड़का बड़का लगा रहता है पोल टावर, लोग नहीं बोलते 1000 वोल्ट का तार इसमें जा रहा है, 10,000 वोल्ट का तार जा रहा है, ऐसा बोलता है। घर में कितने वोल्ट का तार आता है, 220 ठीक होता है ना, 220 वोल्ट का तार आता है। तार उसमें जाता कितना है, 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट आदमी सुनता है, नहीं सुनता है क्या। तो सोचो कि घर में रहा इतना और वहां पे तार पे जा रहा है उतना ज्यादा वोल्ट, क्यों, वोल्टेज को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है कि वोल्टेज होगा ज्यादा तो करंट होगा, आई के वैल्यू होगा कम, और करंट होगा कम तो डिस्टेंस जब इन्हें से उन्हें जाएगा तो पावर का लॉस होगा कम। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ। अब उसका वोल्टेज बहुत बहुत, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बहुत बढ़ा दिया गया, उतना ज्यादा हाई वोल्टेज में करंट, वो हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी आया हमारे घर के म्युनिसिपल, मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर तक, और वहां पे फिर वो वोल्टेज को कम कर दिया गया, क्योंकि जितना करंट घर में चाहिए उतना चाहिए। अब उतना ज्यादा वोल्टेज आएगा तो करंट रहेगा कम, और उतना करंट आएगा तो कोनो काम होगा नहीं होगा। फिर यहाँ पे आके अपना से वोल्टेज को घटाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, तो वहाँ पे बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब फिर वोल्टेज कम तो फिर करंट ज्यादा, और फिर करंट ज्यादा तो घर में करंट आएगा ज्यादा। ये बात समझ में आ रहा है। तो फिर घर में क्या होता है, करंट ज्यादा आता है। बीच में इससे फायदा क्या होगा, जब हाई वोल्ट में बहुत दूर तक हाई वोल्ट में जब करंट गया है तो उससे पावर का लॉस बहुत बहुत कम हुआ है, और फिर घर पे फिर 220 वोल्ट आ गया है, 220 वोल्ट का प्रोड्यूस हुआ, बीच में वोल्टेज ज्यादा हो गया तो करंट कम हो गया, फिर यहाँ पे घर में 220 वोल्ट आ गया है, और जितना करंट रिक्वायर्ड है उतना करंट घर पर क्या हुआ कि आ गया। तो किसमें हो रहा है, एसी में कि डीसी में, क्यों, तो वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने से फायदा है कि नहीं है, लॉस ऑफ पावर, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है, पावर के लॉस को मिनिमाइज किया जा रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि एगो ये फायदा है। अच्छा, एक नॉर्मल हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर अपने घर पे एगो डीसी पंखा रहे, एगो एसी पंखा रहे, मतलब मतलब डीसी इक्विपमेंट रहे, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें, या एसी रहे, तो डीसी वाला जल्दी खराब हो जाता है
अगर पता नहीं तुम घर पे हो तो मिला ना सब, अगर दोनों साथ में खरीद लो सब, नहीं तो मिला ना सब, हम मिलाए हुए हैं। तो ये बात सही होता है कि एसी वाला जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल जितना भी डिवाइस होता है वो ड्यूरेबल होता है, माने ज्यादा दिन तक चलता है, और डीसी वाला कम चलता है। ठीक है, तो ये सब मेन, लेकिन सबसे मेन बेनिफिट वही है कि वोल्टेज को अल्टरनेट किया जा सकता है, वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, डायरेक्टली भी एगो है, तो ये कम डिस्टेंस के लिए है, ज्यादा डिस्टेंस के लिए अगर डायरेक्टली क्या करना है, करंट को कम करना है, तो एक आता है चोक कॉइल, एक डिवाइस है चोक कॉइल, उससे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट करंट को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो डीसी करंट में, और इससे करंट को रिड्यूस करने के मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो फिर जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर मान लो इसको कम कर दिए, ये बढ़िए गया, मैंने इसको बढ़ाए तो ये कम हो गया, तो इसको कम करने के लिए फिर रेजिस्टेंस फिर बढ़ाइए दिए, तो फिर तो प्रोडक्ट वही रहेगा, तो फिर जितने ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा फिर पावर का लॉस उतने ज्यादा होगा। एगो तुम करंट कम किए, उल्टा से रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो फिर तो बात वही रहा, उल्टे और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं रहा है? तो करंट को भी, डीसी करंट को भी अगर आदमी कम करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाता है, फिर रेजिस्टेंस बढ़ने से फिर पावर का लॉस मिनिमाइज नहीं होगा। लेकिन बिना रेजिस्टेंस को घटाए बढ़ाए चोक कॉइल से हम क्या कर सकते हैं कि करंट को कम कर सकते हैं, तो एसी करंट में भी फायदा है। दूसरा एक डिवाइस होता है रेक्टिफायर। अगर मान लो कि हमारे पास डीसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, सॉरी एसी डिवाइस नहीं है, डीसी है, हमको एसी करंट से डीसी डिवाइस चलाना है। सुन रहा है सब? हम लोग को क्या करना है, एसी करंट से डीसी डिवाइस चलाना है, तो डायरेक्टली डीसी बॉल चाहे डीसी पंखा लगा रहे तो खराब हो जाएगा, पकड़े में जल जाएगा, खराब हो। एक डिवाइस आता है रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का यूज करके आसानी से हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर लेंगे, और फिर डीसी करंट से जोड़ के अपना जो डीसी डिवाइस है उसको यूज करेंगे, उसको रन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आसानी से डीसी एसी करंट तो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टिफायर से, लेकिन रेक्टिफायर से डीसी वाला एसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। बस मेरा खैर, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तो अब जिसका हम इन्वर्टर अब घर पे आता है, इन्वर्टर, तो वो इन्वर्टर अब प्रॉपर काम कर रहा है, करंट को अदला बदली करने का काम कर रहा है। देखो, जब इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कौन करंट से करता है, एसी करंट से कि डीसी करंट से? डीसी ना, एसी। मेन घर का मेन ना वायरिंग में हम लगाते हैं इन्वर्टर, नहीं लगाते हैं क्या? तो आप ऑन किए तो इन्वर्टर के अंदर गया कौन, एसी करंट। अब बैटरी में स्टोर क्या होगा, एसी करंट बैटरी में जाएगा, एसी की डीसी, डीसी। तो इन्वर्टर कन्वर्ट किया एसी करंट को डीसी में और स्टोर कर दिया किसमें, बैटरी में, बैटरी हो गया चार्ज। और फिर जब लाइन काटा तो फिर बैटरी से लिया क्या, डीसी करंट, कन्वर्ट कर दिया एसी में, और वो एसी करंट हमारे घर के डोमेस्टिक वायरिंग में चला गया। तो अब इन्वर्टर आ गया, तो अब ई प्रॉब्लम पहले खाली चोक कॉइल था, जैसे कि एसी से डीसी करंट तो कन्वर्ट हो जा रहा था, लेकिन डीसी से एसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। ई आने के बाद अब ये वाला थोड़ा सा क्या हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है, हाँ, एसी करंट से एगो बस एकलौता घाटा है, वो उस दिन बताए थे कि एसी करंट एकदम खूब बढ़िया शॉक मारता है, हम झटका मारता है, एकदम मन गनगना जाता है। समझ आ रहा रहा है? तो एसी करंट झटका मारता है, डीसी करंट में ऐसा कोनो प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हाथ से छू देगा तो कोनो फर्क पड़ने वाला, लेकिन बॉल जल रहा है तो हाथ से छू देगा तो कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? ये बताया था कि एसी करंट में चार्ज फ्लो करता है सरफेस पर, तो सरफेस का चार्ज फ्लो करता है, इसलिए चूल्हे करंट मार देता है। समझ रहे हैं ना? सरफेस वाला चार्ज फ्लो करता है, लेकिन डीसी में सिर्फ सेंट्रल चार्ज जो भीतर रहता है वही फ्लो करेगा, ऊपर वाला स्टैटिक है, ऊपर वाला फ्लो नहीं करता। जो हम छू रहे हैं वो कौन चार्ज को छू रहे हैं, फ्लो करते हुए चार्ज को कि रुके हुए चार्ज को? डीसी में ऊपर वाला छू रहे हैं तो ऊपर वाला सरफेस, और सरफेस के चार्ज तो फ्लो नहीं कर रहा है, उनमें करंट नहीं है, इसीलिए डीसी करंट हम लोग को नहीं मारता है। लेकिन एसी में छू रहे हैं कौन सा चार्ज को, जो फ्लो कर रहा है उसको, तो करंट मारेगा नहीं मारेगा? करंट मारेगा। तो एसी करंट वाकई में जबरदस्त शॉक मारता है, आदमी मर सकता है, मरता है। बस में ना बहुत सारा केस हमेशा आते रहता है कि अरे बिजली के पुल पे गया, जल गया, चाहे बिजली के झटका मार दिया, बहुत सारा ऐसा केस हमेशा मतलब पेपर में वगैरह में आते रहता है। और शॉर्ट सर्किट वाला प्रॉब्लम है, दो एसी करंट वाला तार सटता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, फायर प्रोड्यूस होगा और आग लग जाता है, ऐसा होता है। लेकिन डीसी करंट में ये वाला सिस्टम भी नहीं होता है।
तो यही सब एगो क्या है कि एक दो बेनिफिट है डीसी करंट का, लेकिन बाकी सब बेनिफिट किस चीज का है, मेन वाला पावर लॉस वाला एसी करंट का, कि लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं एडवांटेजेज ऑफ एसी करंट ओवर डीसी करंट, माने डीसी करंट और एसी करंट में कंपेयर करने पर डीसी के ऊपर एसी का एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले क्या बात कि वोल्टेज ऑफ एसी करंट कैन बी अल्टर्ड इजीली। अल्टर्ड का मतलब इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज, आराम से हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ा तो वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, कहीं जरूरत पड़ा तो वोल्टेज को, क्यों, करंट को कम या ज्यादा करने के लिए। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, अब वोल्टेज घटाएंगे तो करंट ज्यादा। तो मिला ना सब। पहले हम लोग के घर पे भी स्टेबलाइजर यूज हम लोग होता था, समझ रखना रहा है। और कभी मतलब बहुत डिम है तो हम वोल्टेज क्या करते थे कि स्टेप अप कर देते थे, ज्यादा रहे तो स्टेप डाउन कर देते हैं। तो एसी करंट में यही फायदा है कि वोल्टेज को आसानी से हम बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन अगर बैटरी से डायरेक्ट अगर वायरिंग में दिया गया रहता तो डीसी करंट का वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। घर वाला तो महज एक छोटा एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल देखो। मान लो कि कुछ करंट नॉर्मल 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट डिफरेंस 220 वोल्ट का हुआ। अगर हम पावर प्लांट से जनरेट हुआ, अब इतना ही वोल्ट पे जाएगा तो यहाँ पे जो करंट रहेगा वही करंट से जाएगा, तो आई स्क्वायर आर पावर बराबर उतना पावर का लॉस हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा, कहाँ 220 वोल्ट और कहाँ 10,000 वोल्ट, कितना टाइम से बढ़ गया, समझ में आ रहा है। 220 और 55 करे तो 1000 हुआ, नहीं हुआ क्या। 10,000 का मतलब अब उसमें 10 से गुना 50 टाइम्स हो गया, तो 50 टाइम्स करंट भी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। और फिर आई स्क्वायर आर करेंगे, तब स्क्वायर करते होगा तो कितना ज्यादा पड़ता है, कम का स्क्वायर बहुत बहुत कम आएगा। तो इस टाइप से करंट बहुत बहुत कम, तो करंट बहुत बहुत कम, तो यहाँ से यहाँ आने में लॉन्गर डिस्टेंस है। मान हमको आना है पावर प्लांट से लेकर लोकल ट्रांसफार्मर तक, तो वहां से इतना दूर आने में वोल्टेज तो बहुत बहुत ज्यादा है लेकिन करंट बहुत बहुत कम है, तो इतना दूर में पावर का लॉस बहुत बहुत कम हुआ, नहीं हुआ क्या। हाई वोल्ट का मतलब करंट बहुत बहुत कम, और करंट कम तो पावर का लॉस कम। और जैसे ही आया लोकल ट्रांसफार्मर तक, वहां पे लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब क्या किया कि वोल्टेज को कम कर दिया, फिर जब वोल्टेज कम कर दिया तो करंट जितना था उतना करंट हो गया, वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा, जितना नॉर्मल करंट चाहिए हम लोग को उतना करंट हो गया, और घर के वायरिंग में सप्लाई आ गया। ये बात समझ में आ रहा है। तो वोल्टेज को बढ़ाने घटाने से कितना ज्यादा फायदा हुआ है, कितना पावर का लॉस हो सकता था। हल्का सा दिमाग लगा के वो पावर को लॉस होने से हम लोग क्या किया कि बचा सके, कितना ज्यादा टाइम्स तो सब अंदाजा लगा सकता है सब। अब बात समझो दूसरी क्या, ये तो नॉर्मल है कि एसी डिवाइसेस आर मोर ड्यूरेबल देन डीसी डिवाइस। खैर हाँ, रेक्टिफायर, अब तो इन्वर्टर आ गया तो कोनो खास फर्क नहीं पड़ता है। सूर्या सब रेक्टिफायर क्या कर सकता है कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अगर घर में अगर हम लोग को डीसी कोई डिवाइस है जो डीसी करंट से चलता है, तो एसी पर तो खराब हो जाएगा, तो रेक्टिफायर लगा देंगे जिससे कि एसी करंट कन्वर्ट हो जाएगा डीसी में, और वो डीसी करंट से जोड़ देंगे, डीसी डिवाइस क्या हुआ कि चलने लगेगा। लेकिन अब इन्वर्टर आ गया तो डीसी को भी एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। चोक कॉइल करंट को कम चाहिए कि कम करंट चाहिए, हाई करंट पे अगर वो मेल्ट कर जा रहा है, खराब हो जा रहा है, जल जा रहा है, तो करंट चोक कॉइल का यूज करके करंट को कम कर दिया किया जा सकता है और कम करंट को भेजा जा सकता है अपने डिवाइस में। लेकिन डीसी करंट को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो ये सब बेनिफिट है कौन सा करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का। एसी करंट का डिसएडवांटेज बताए हैं हम। सिर्फ डिसएडवांटेज क्या होता है एसी करंट का कि सीरियस इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब जिससे लाइफ का लॉस तो हो सकता है। अगर आदमी छुआ है तो लाइफ का लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर जब शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लग जाएगा, वैसे होता है, उसमें से चिंगारी निकलता है, और अगर जलने वाला चीज पे पड़ गया तो आग लगेगा, और आग से प्रॉपर्टी का भी लॉस बहुत आदमी सुनते हैं। होटल में या खासकर गाँवों में अगर मड़ई उड़ई के घर है, कच्चा हाउस है, तो उस समय आग लगता है, तो लाइफ और प्रॉपर्टी होता है कि पशु सब जानवर सब गाय वाय बंधा हुआ है, आग लग गया, उसमें जल गया, सब झुलस गया सब, तो ऐसा अक्सर सुनने के लिए मिलता है। बाकी घर में लगा है तो आदमी भले भाग जाए, घर का प्रॉपर्टी तो जलेगा ना, जो सामान वगैरह है, तो ऐसा होता है। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ का, हालांकि ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, लेकिन अगर वही हम लापरवाही नहीं बरत रहे हैं,
वायरिंग प्रॉपर किए हुए हैं, मतलब सब कुछ सही से चल रहा है, तब कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक से मैनेज कर रहा है। ठीक, तो एसी करंट में है कि सीरियस इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, लेकिन डीसी करंट में इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो ये वाला लॉस क्या है कि डीसी करंट से नहीं। और क्यों हम बता चुके हैं कि एसी करंट में करंट पेरिफेरी में फ्लो करता है, सरफेस चार्ज फ्लो करता है, लेकिन डीसी में सेंट्रल जो भीतर का रहता है वो फ्लो करता है, ऊपर वाला से कोनो फ्लो नहीं करेगा। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, एक सेकेंड में कई बार ऑसिलेट कर रहा है। इंडिया में सुना सब, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज ऑन 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है 50 हर्ट्ज। आदमी में वाइब्रेट करता है तो करंट का कितना रहता है 50। कभी कभी चार्जर लगाते समय में करंट आता है तो सही में वाइब्रेट करता है, समझ रहे ना। तो करंट का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज का 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकेंड में 50 बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है ना कि एक सेकेंड में कितना बार ऑसिलेशन हो रहा है, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकेंड में 50 बार वाइब्रेशन क्या हो रहा है, एक सेकेंड में 50 बार। एक सेकेंड में करंट का कई साइकिल चल रहा है, एक बार एक बार एन से आ रहा है, एक बार एन से आ रहा है, एक साइकिल पूरा, फिर एन गया, फिर एन आया, 2 साइकिल। तो ऐसा करके एक सेकेंड में कितना साइकिल चलता है 50 हर्ट्ज। हम पढ़े हैं कि एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है करंट। कितना बार करता है डायरेक्शन 2 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर 50 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में कितना बार डायरेक्शन चेंज करेगा 100 बार। 50 हर्ट्ज का मतलब एक बार में एक सेकंड में 50 साइकिल, एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो 50 साइकिल में 100 बार डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब एक सेकंड में कई बार डायरेक्शन चेंज होगा 100 बार। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि एक साइकिल में एसी करंट 0 होता है 2 बार। तो अगर एक सेकंड में 2 बार, एक साइकिल में एक सेकंड में ना, एक साइकिल में 2 बार 0 हो रहा है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल। अब 50 साइकिल का माने 0 होगा 100 बार। एक साइकिल में 2 बार तो 50 साइकिल में 100 बार, तो एक सेकंड में कई बार 100 बार। तो ये होता है। हाँ, यूएसए में अलग है। यूएसए के बाद फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन पोटेंशियल कम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज। तो अगर हम बोल लें कि अगर यूएसए में 60 हर्ट्ज रहता है वो करंट का साइकिल का मतलब एक सेकंड में कितना बार कर रहा है 60 बार, 60 साइकिल चल रहा है, तो वहां पे डायरेक्शन चेंज कई बार करता होगा 120 बार। एक साइकिल में 2 बार, 60 साइकिल में 120 बार। 60 साइकिल लग रहा है एक सेकंड, तो एक सेकंड में 120 बार। 0 भी कई बार होगा 120 बार। तो ये कुछ है फ्रीक्वेंसी ऑफ। कभी कभी एक बार बिहार बोर्ड ने पूछा था कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज कितना वोल्ट पर 220 वोल्ट पर, याद रहेगा। ठीक।